Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. आज का जो पहला आर्टिकल है एडिटोरियल से रिलेटेड है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट सुनामी. देखिए 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी इंडियन ओशन में एंड इसका बहुत डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ था इंडियन ओशन पे. जैसे लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी एंड अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हुए थे. तो हम यहाँ पर सुनामी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्लस इंडिया ने क्या चेंजेस किए हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जिससे एक्चुअल में सुनामी के जो खतरे हैं उसको हम कम कर सकें. तो इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा. देन सेकेंड आर्टिकल पॉलिटी से रिलेटेड है, जहां पर इलेक्शन रूल्स में अभी दिसंबर 20 को गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं. तो उससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने उसको डिस्कस करेंगे एंड क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है हमारा, उसको यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे. देन इन एडिशन टू दिस इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से आज एक ग्लोबल रेमिटेंसेस रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया को वर्ल्ड का हाईएस्ट रेमिटेंसेस मिला है. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस कि ऐसे क्या फैक्टर्स है जिससे रेमिटेंसेस इंक्रीज हुआ एंड प्लस ऐसे क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर हम वर्क करें और ये रेमिटेंसेस और इंप्रूव हो. तो उसके ऊपर भी हमारा यहां पे फोकस रहेगा. एनवायरमेंट सेक्शन में आज हम बात करेंगे रेड पांडास की. अभी रिसेंटली रोटरडम ने 2 रेड पांडास को वापस भेजा है. तो यहां पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कंजर्वेशन स्टेटस इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या थ्रेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे और कुछ बेसिक इनकी हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जैसे नॉक्टर्नल स्पीशीज हैं, क्या इनके फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं. दैट वी गोना डिस्कस अबाउट. अब लास्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कजाकिस्तान, जहां पर कल एक क्रैश के कारण कुछ लोगों की डेथ हुई थी. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो. तो आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द आर्टिकल लेट मी टेल यू, अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो यू हैव टू डू वन थिंग. आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है. इसके बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे एंड डेली बेसिस पे यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस पूरे लेक्चर की. आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से. सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, देखिए इंडियन ओशन में आपको वेरियस प्लेट्स देखने को मिलती हैं. एक प्लेट है इंडियन प्लेट. इंडियन प्लेट आपकी बर्मा प्लेट से कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रही है एंड यहां पर इंडियन प्लेट सबडक्ट कर रही है बर्मा के नीचे. अब ये एक फॉल्ट लाइन है. इस फॉल्ट लाइन पे 2004 में एक अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है जो कि रिक्टर स्केल पे 9.1 मैग्नीट्यूड का दिखाया जाता है. अब इसके बाद जो सुनामी आती है वो किसी कहर से कम नहीं थी. एक्चुअल में इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए. इसमें मेजरली जो कंट्री इंपैक्ट हुई उसमें इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और मालदीव्स आपकी इंक्लूडेड है. इंडिया में पर्टिकुलरली तमिलनाडु का नागपट्टिनम ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ. अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक्चुअल में ये सुनामी ओरिजिनेट हुआ कैसे. जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर एक सुंडा ट्रेंच है जहां पर जो पार्ट है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एंड यहां पर आपको इंडियन प्लेट सबडक्ट होती हुई दिखती है बर्मन प्लेट के नीचे एंड इस वजह से ये पूरा आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ. क्योंकि देखिए आपने प्लेट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा. तो प्लेट मूवमेंट्स 3 टाइप की होती है. वन इज कन्वर्जिंग, अदर वन इज डाइवर्जिंग एंड थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म. तो इसको मैं आपको एक मूवी के साथ समझाता हूं. आपने मूवी देखी होगी कुछ कुछ होता है. अब इस मूवी में 4 आपके किरदार हैं. एक है राहुल, एक है टीना, दूसरी है अंजलि एंड एक अमन है. आई सपोज सलमान खान का नाम शायद अमन था इस मूवी में. अब देखिए यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है. टीना और राहुल एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं. अब जैसे प्यार होता है तो कहा जाता है कि भी नींद, चैन, सुकून सब डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो जब भी आपको 2 कन्वर्जिंग प्लेट्स देखने को मिलेगी ये डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेंगे. डिस्ट्रक्शन इन द सेंस कि आपकी प्लेट यहां पर कंज्यूम होती है. अब ये प्लेट्स डिफरेंट टाइप की हो सकती है. ओशैनिक हो सकती है, ओशैनिक कॉन्टिनेंटल हो सकती है, कॉन्टिनेंटल होती है. ओशैनिक होगी तो जो लार्जर प्लेट होगी वो सबडक्ट करेगी स्मॉलर के नीचे एंड यहां पर
आपके वॉल्केनिक आइलैंड्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? वॉल्केनिक आइलैंड्स की। अगर ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज करती हैं तो यहां पर ओशियानिक प्लेट सबडक्ट करेगी एंड आपको यहां पर जैसे कराकोरम रेंज है वैसी रेंजेस फॉर्म होते हुए दिखेंगी, यानी वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलेंगी, बट ऑन कॉन्टिनेंटल साइड। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब कन्वर्ज करती हैं तो यहां पर आपकी फोल्ड माउंटेन्स बनती हैं, जैसा कि आपने केस देखा है हिमालयास का। तो ये तीन तरह की आपकी कन्वर्जिंग बाउंड्रीज होती है और ऐसी ही एक कन्वर्जिंग बाउंड्री है आपकी इंडो बर्मन प्लेट। अब यहां पर दूसरा जो सीन होता है, आपने देखा होगा जब राहुल टीना के साथ प्यार में पागल होता है तो उस समय उसकी एक फ्रेंड होती है अंजलि, वो उससे दूर जा रही होती है। तो यहां पर अंजलि, आप ये मान के चलें कि अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेगी। अब वहां पर वो एनजीओ ज्वाइन करती है, बहुत से बच्चों से घुल मिल जाती है, तो न्यू चीजें उसके लिए क्रिएट होती हैं। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है। क्या है? कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। एंड यहां पर आपको जैसे रिफ्ट वैली टाइप कुछ देखने को मिल सकता है। आपको यहां पे लाइक, क्योंकि डाइवर्जिंग बाउंड्रीज है तो यहां पर आपको जैसे मिड ओशन ब्रिजेस देखने को मिलती हैं। तो ये दो फिनोमेना देखने को मिलते हैं, बट इन दोनों में आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं विद अर्थक्वेक्स। जब बात की जाती है कन्वर्जिंग बाउंड्रीज और डाइवर्जिंग बाउंड्रीज की, तो ये दोनों ही आपकी सिस्मिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज और अर्थक्वेक काफी कॉमन है। पर जब बात हो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की, तो वहां पर आपको समझना होगा कि जो दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे को रब पास कर रही हैं। अब यहां पर आप जैसे अमन को देखिए, ये फ्रेंड जोन है, तो ये फ्रेंड जोन जो है ये एक्चुअल में इन प्लेट्स के साथ इसकी मूवमेंट्स देखिए तो ये यहां पर इस तरह से मूव कर रही है और ये हो सकता है इनमें से किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में आपको अक्सर अर्थक्वेक तो देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? अर्थक्वेक तो देखने को मिलते हैं, बट यहां पर आपको कभी भी वॉल्केनो नहीं देखने को मिलेंगे ज्यादा। तो ये चीज आप यहां पे याद रख सकते हो। तो इंडिया की जो ये प्लेट है इंडो बर्मा प्लेट, वो कुछ टीना और राहुल के केस को रिप्रेजेंट करती है। अब यहां इसके बाद दूसरी चीज आपको समझनी होगी कि अर्थक्वेक के कारण ये सुनामी कैसे ओरिजिनेट होती है और क्या सुनामी के कारण जो इंपैक्ट होता है वो अवॉइड किया जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि जो सुनामीज है सिर्फ अर्थक्वेक से नहीं ओरिजिनेट होती हैं। इसके लिए मल्टीपल रीजंस होते हैं। जब लार्ज स्केल वाटर का डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिले, वो भी सडन, तो इससे जो वेव जनरेट होती है उसे सुनामी कहा जाता है। अब ये अर्थक्वेक के कारण भी हो सकती है, लैंडस्लाइड जो अंडर वाटर देखने को मिलते हैं उसके कारण भी हो सकते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण भी हो सकते हैं, एंड मेटेराइट जो वाटर बॉडी को हिट करे उसके कारण भी देखने को मिल सकती है। मतलब नॉट जस्ट अर्थक्वेक बल्कि मल्टीपल रीजंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब डिस्ट्रक्शन की बात की जाए तो डिस्ट्रक्शन में आपको यह समझना होगा, अगर आप एक शिप में बैठे हैं, आप ओशन के बीच में हैं, तो आपको शायद सुनामी का पता भी ना लगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जो आप ये कह सकते हो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है आपके पानी के अंदर, बट जैसे जैसे ये ओशन से बाहर आती हैं इनका साइज एकदम से इंक्रीज होता है और इस एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने की वजह से ये बहुत लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। अब बात यह आती है कि क्या इसे अवॉइड किया जा सकता है। तो देखिए कुछ एक चीजें हैं, जैसे जापान में सी वॉल क्रिएट की जाती है, ये एक हद तक इसे कंट्रोल कर सकती है, बट अगर सुनामी की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हुई तो उस केस में इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अब दूसरी चीज अगर आप देखें तो मैंग्रोव्स एक प्रोटेक्शन का काम कर सकते हैं यहां पे, और उसके साथ साथ अगर आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम काफी अच्छा है, टाइमली आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम से आप लोगों तक ये मैसेजेस भेज सकें, तो इससे काफी हद तक कैजुअलिटीज को कम किया जा सकता है। वो भी डिपेंड करेगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट है सुनामी के तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको लार्ज स्केल कैजुअलिटीज तब भी देखने को मिलेगी, बिकॉज अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जहां पर आप अगर अर्थक्वेक की बात करें तो आपको रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो मिलेगी आप उसको कितना क्विकली यूज कर सकते हैं और अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हैं, ये कैजुअलिटी रिडक्शन उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। अब जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो इंपैक्ट भी ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। तो यहां पर इंडिया ने क्या मेजर्स लिए? इंडिया ने
इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर को खोला। अब ये सेंटर खोला गया 2007 में, कहां पे? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन साइंस में। इसके अंदर हम रियल टाइम बेसिस पे पूरे इंडियन ओशन में अर्थक्वेक को मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे टाइमली इंफॉर्मेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, लोगों तक प्रोवाइड कर सकें। साथ के साथ हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्रिएट की, और जिसने आगे चलकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक गाइडलाइंस इशू की कि कैसे इफेक्टिवली हम सुनामी को मैनेज कर सकते हैं, जहां पर प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड इवैक्यूएशन, इन तीनों फ्रंट्स के ऊपर फोकस किया गया। अब समुद्र में जो हमारे मछुआरे हैं, उनको यहां पर बचाने के लिए हमने जेमिनी डिवाइस को लॉन्च किया। यहां पर ना केवल जीआईएस मैपिंग इसमें की जाती है, बल्कि सैटेलाइट डाटा, एआई ड्रिवन रिस्क असेसमेंट, इन सब चीजों के ऊपर भी हमने फोकस किया है। लास्ट में हमने इंटरनेशनल कोऑपरेशन के तौर पे यूनेस्को के साथ हाथ मिलाया, जहां पर उनके साथ हम एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं और वो हमारे साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को हम और बेटर कर सकें। तो यहां पर आपको इस आर्टिकल में ये कुछ चीजें याद रखनी थी, एंड इन चीजों को आप रिलेट कर सकते हो कहीं ना कहीं जीएस पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से भी, एंड जीएस 1 के ज्योग्राफी टॉपिक से भी। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको यहां पे कुछ चीजें याद रखनी है कि आपको एक चार्ट क्रिएट करना है प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट का। अब मान लीजिए प्री फेज पे आप जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ड्यूरिंग में आप मेडिकल सर्विसेज, कम्युनिकेशन लाइंस, इन सब के ऊपर फोकस कर सकते हैं। प्री फेज में आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट क्रिएट करें। आप पोस्ट के टाइम पे आप इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए कि आप कहां कमी छोड़ गए, उस कमियों को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब प्रॉपर एनालिसिस होने चाहिए कि कौन कौन से वीक एरियाज हैं जिसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको आप इंप्रूव करके रिड्यूस कर सकते हैं कैजुअलिटीज को। साथ के साथ प्री फेज में आप मैपिंग कर सकते हैं, जोनेशंस कर सकते हैं उन एरियाज की जो पर्टिकुलरली किसी जैसे लाइक आपके डिजास्टर से इंपैक्ट हो सकती हैं। तो वो जोनेशंस भी, वो सेग्रीगेशन भी आपको हेल्प करेगी। तो मतलब यहां पर प्री, पोस्ट और ड्यूरिंग फेज को आप यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आप इसके नोट्स बना लेंगे तो आपका एक 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो यहां पर आप इसके ऊपर फोकस कीजिए प्री, पोस्ट और ड्यूरिंग के टाइम पे। चलिए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन रूल्स को अमेंड किया है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, बट बिफोर दैट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखिए, आप में से कुछ लोग होंगे जो 2025 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है। ऑफर यह है कि अब जो आपको क्रैश कोर्स पहले 13,000 का मिल रहा था, वो 6,500 रुपीज में मिलेगा फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया बूस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ना केवल स्टैटिक सब्जेक्ट्स बल्कि करंट अफेयर्स की भी थॉरोली रिवीजन करवाई जाएगी, पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे एंड मच मोर। आप एक बार ज्वाइन करके इसके, या आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की। अब देखिए, इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, मेजरली ये गवर्न करता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब इसमें अगर आप देखें तो एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया कि क्या कैंडिडेट नॉमिनेशन के लिए प्रोसीजर है, क्या पोलिंग के लिए, कैसे काउंटिंग होगी वोट्स की, और कैसे रिजल्ट्स आपके डिक्लेयर किए जाएंगे। साथ के साथ यहां पर यह इंश्योर करने की हमारी फोकस है कि कैसे फेयर इलेक्शन इंडिया में हम प्रमोट कर सकें एंड वोटर्स की प्रिवेसी एंड सिक्रेसी को हम कहीं ना कहीं एड्रेस करें, मतलब कहीं ना कहीं उनकी प्रिवेसी को मेंटेन करें। लास्टली यहां पर फोकस ये भी है, इन केस किसी को लगता है कि कुछ डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को रिड्रेस करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, उसको भी यहां पर बताया गया है। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, कैसे वो एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं इलेक्शन को, उसके बारे में भी बात की गई है। एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म में क्या प्रोसेस रहता है यहां पर पूरे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, उसको भी यहां पर बताया गया है। अब रिसेंटली इंडिया में क्या हुआ है, रूल 93 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, इसमें चेंज लेके आई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। पहले क्या होता था कि भाई जो भी आपका इलेक्शन से रिलेटेड मटेरियल है, वो सभी पेपर्स या जो भी मटेरियल्स होगा
वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन था। बट अभी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई नहीं, आपके जो यहां पर स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं सिर्फ वो ही पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन है, बाकी अब नहीं आपको मिलेंगे। मींस यहां पे एक तरह से ये कह दिया गया कि भाई जो इलेक्शन से रिलेटेड मटेरियल है वो कैंडिडेट्स कोर्ट्स के लिए तो ओपन है, बट आप लोगों के लिए यानी आप और मेरे लिए वो उसको श्रिंक कर दिया गया है। अब देखो इस रूल में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसे इस रूल में सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे सीसीटीवी, वो इन रूल्स के अंदर मेंशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको इसकी एम्बिट से अब बाहर निकाल दिया गया कि भी अगर आप सीसीटीवी फुटेज मांगते हो तो वो सीसीटीवी फुटेज अब आपको नहीं मिलेगी। अब यहां पर कैंडिडेट को एक्सेस मिलेगा, इससे इंश्योर कर रहे हैं हम ट्रांसपेरेंसी। एंड जुडिशियल मैटर में अगर कोई लिटिगेशन होती है उस केस में कोर्ट्स के पास भी एक्सेस रहेगा। तो अब कुछ कंसर्न्स ऑपोजिशन पार्टीज और कुछ पॉलिटिकल पंडित्स के जैसे ट्रांसपेरेंसी को लेके, देखिए अगर आप डाटा को एक्सेस कर पाएंगे, जैसे अगर मैं ट्रांसपेरेंसी कहूं तो ट्रांसपेरेंसी इज बेसिक फॉर लाइक अकाउंटेबिलिटी। बिना ट्रांसपेरेंसी के अकाउंटेबिलिटी कभी भी नहीं आ सकती। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब आप मेरे साथ ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे कि भाई मैं कितने आवर्स पढ़ता हूं, क्या मैं मटेरियल पढ़ रहा हूं, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा और मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर सेम, जब आप एक्सेस ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स का, तो आप कैसे यहां पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर सकते हो। तो पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई। दूसरी प्रॉब्लम आप यहां पर देखें तो इट इज रिलेटेड टू राइट टू नो। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स जो है आपका, जहां पर बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वहां पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आपके पास राइट टू नो का भी राइट है। अब ये जो राइट है कहीं ना कहीं इसको इरोड किया जा रहा है इन डॉक्यूमेंट के एक्सेस को रोक के। साथ के साथ यहां पर पोटेंशियली एक इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी को भी डिल्यूट करने की कोशिश हो रही है, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करता है इंडिया में, दैट इज योर इलेक्शन कमीशन। तो यहां पर कहा जाता है कि भी देखो इलेक्टोरल फ्रेमवर्क अगर इंडिया की बात करें तो जनरली ये इलेक्टोरल सिस्टम आपका काफी सारे लॉज के थ्रू कहीं ना कहीं हम रेगुलेट करते हैं, जिससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को हम इंश्योर करते हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ये लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनसे रिलेटेड मैटर्स को डील करता है। एंड खासकर यहां पर फोकस होता है कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे रिवाइज किया जाए इलेक्टोरल रूल्स को। एंड इवन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन और उससे रिलेटेड डाटा को करेक्ट करने के लिए भी यहां पर डिटेल्स गिवन है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, मेजरली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट होंगे, कैसे पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, और हाई कोर्ट वगैरह का या कोर्ट्स का इसमें क्या रोल रहेगा, उसके बारे में यहां पर बताया गया। लास्ट में आपका कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, ये सभी स्टेजेस ऑफ इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नोटिफिकेशन, देन इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, नॉमिनेशन, वोटिंग, काउंटिंग, रिजल्ट्स, इन सबको ये कहीं ना कहीं लाइक आप ये कह सकते हो इंक्लूड करता है, और वहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने की बात करता है। अब बात आती है कि इसको टाइम एंड अगेन मॉडिफाई किया गया, जैसे 2003 में अमेंड करके इसमें ईवीएम लाया गया, 2010 में इसको अमेंड करके नोटा लाया गया। मतलब ओवरऑल रूल्स को हम अमेंड करते रहे विद टाइम, जो भी नेसेसिटी लगी कि जो चीजें जरूरी थी उनको इसमें ऐड किया गया। तो यहां पर हमने क्या किया, 2021 में इसे अमेंड किया और इसे आधार के साथ भी लिंक किया। एंड इवन जुडिशियल जजमेंट्स के थ्रू वीवीपैट मशीन्स को भी हमने यहां पर वोटिंग प्रोसेस का पार्ट बनाया। तो देखिए, अब इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी का क्या फायदा। तो यहां पर वे फॉरवर्ड में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेसी के बीच में। ठीक है, आप प्रिवेसी को प्रमोट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक बैलेंस बनना चाहिए, एक प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप प्रिवेसी कितनी प्रोवाइड करनी है, कैसे प्रोवाइड करनी है, आप उसको इंश्योर कर सकते हैं। अब यहां पर डाटा सिक्योरिटी को आपको रोबस्ट करने की जरूरत है, और इसमें नॉन सेंसिटिव एरियाज जो होते हैं उसमें आप ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कीजिए। जो सेंसिटिव एरियाज हैं उसमें आप यहां पर डाटा सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकते हैं।
अब यहां पर जुडिशरी का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की है। तो यहां पर आप ये मान के चलो कि आपको जुडिशियल इंटरवेंशन प्रोसेस को और ज्यादा आप कह सकते हो स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जिससे आप जो लेजिटिमेट आपके कंसर्न्स हैं उसको आप एड्रेस कर सकें। तो जो लेजिटिमेट, जो ट्रांसपेरेंसी के लिए चीजें हों, उसको जुडिशरी यहां पर प्रोवाइड करवा सके, इसको आपको इंश्योर करना पड़ेगा। इसी को भी अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे अपने लॉज को अपडेट करते हैं, जहां पर हम प्रेजेंट टाइम एंड कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंगली अपने लॉज को अमेंड करते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। बट यहां पर किसी भी तरह से आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जो प्रिंसिपल है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं इकोनॉमी सेक्शन के आर्टिकल की, जहां पर हम बात करेंगे रेमिटेंसेस की। इस साल इंडिया में 14.3% रेमिटेंसेस आई हैं, ग्लोबली सबसे ज्यादा है। सबसे पास हमारे मेक्सिको है, जिसको ऑलमोस्ट हमसे आधी रेमिटेंसेस मिली है। तो यहां पर आपको समझना होगा रेमिटेंसेस क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ये पर्सन अमेरिका में काम कर रहा है और ये अपनी फैमिली को इंडिया के अंदर पैसा भेजता है, तो इसे रेमिटेंसेस कहा जाता है। अब रेमिटेंसेस डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत जरूरी है। जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजुअल पार्ट में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विजुअल पार्ट भी नहीं कहूंगा, इनविजिबल पार्ट, सॉरी। देखिए, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपके दो डोमेन है। मैंने गलती से वहां पर विजुअल बोल दिया, यहां पर आप समझिए जैसे बीओपी है। बीओपी में आपका करंट अकाउंट आता है। एक करंट अकाउंट में दो पार्ट होते हैं, एक विजिबल पार्ट होता है जिसमें गुड्स आ जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एवरीथिंग दैट वी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। फिर इसके बाद एक आता है इनविजिबल पार्ट। इनविजिबल पार्ट के आगे फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट आता है आपके सर्विसेज। सर्विसेज के बाद दूसरा जो कंपोनेंट आता है दैट इज योर फैक्टर इनकम। जैसे मान लीजिए जगुआर हमारी कंपनी है, टाटा की कंपनी है, उससे कुछ उनको डिविडेंड वगैरह आ रहा है, वो सब चीजें इनकम वगैरह जो भी आ रही है वो आ जाएंगी। देन तीसरा पार्ट आता है आपका ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स में अलग अलग चीजें होती है, जैसे डोनेशंस हो सकते हैं, गिफ्ट हो सकते हैं, और उसी में एक पार्ट है आपका रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस कहीं ना कहीं आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में हेल्प कर सकता है। तो दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है। और इस साल इंडिया में 129 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस आए हैं, जो कि 2000 के बाद सबसे बड़ा एक रेमिटेंसेस फ्लो है इंडिया में। अब यहां पर हमारे बाद जो आ रही है वो मेक्सिको है, ऑलमोस्ट हमारे से हाफ इनको रेमिटेंसेस मिला है। एंड इसके साथ साथ चाइना की बात की जाए तो चाइना भी इसमें है, और इसके बाद अगर आप देखें फिलीपींस, फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, ऐसी कई कंट्रीज आ जाती है। अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये रेमिटेंसेस इंक्रीज हुए? तो कहते हैं कि भी इंडियन वर्कफोर्स जो है, इंडिया का बहुत बड़ा एक डायस्पोरा आपका बाहर रहता है, और ये जो है गल्फ नेशन, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में काम करता है, और ये सिग्निफिकेंट रेमिटेंसेस इंडिया में भेज रहे हैं। दैट्स व्हाई ये रेमिटेंसेस इंक्रीज हुआ है। दूसरी बात, इकोनॉमीज रिकवर कर रही हैं पोस्ट कोविड, तो जिसकी वजह से रेमिटेंसेस में आपको इंक्रीज देखने को मिला है। एंड इन एडिशन टू दिस, गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे रेमिटेंसेस की ट्रांसफर की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट कम होना, बैंकिंग चैनल्स का डेवलपमेंट होना, ये मेजर रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, जहां पर आपको देखने को मिला कि रेमिटेंसेस इंक्रीज हुए। तो ये चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। अब देखो, ये इंडिया का शेयर है, बाकी सारे जो आपके कंट्रीज हैं, चाहे मेक्सिको, चाइना, फिर फिलीपींस की बात कीजिए, फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ग्वाटेमाला, इजिप्ट, जर्मनी, ये सब छोटे छोटे पार्ट्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कहते हैं अब अगर आपको फ्यूचर में रेमिटेंसेस को इंप्रूव करना है तो क्या आपको करना चाहिए? तो पहली चीज, इंडिया के लोगों के स्किल इनहैंसमेंट करने चाहिए, सो दैट हाई पेड जॉब में जाएं। जितनी अच्छी जॉब होगी उतना ज्यादा रेमिटेंसेस मिलेगा, तो वो चीज आप प्रमोट कीजिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन को आप प्रमोट कर सकते हैं, जहां पर आप अपने जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी सर्विसेज को, एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव कीजिए, ताकि फैमिलीज के साथ जो बिजनेस ट्रांजैक्शन, या सॉरी जो मनी ट्रांजैक्शन ये लोग कर रहे हैं, उसको आप और ज्यादा इनेबल कर सकें। इन एडिशन टू दिस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप रिड्यूस कीजिए। अदरवाइज लोग ऑल्टरनेटिव मींस जैसे हवाला जैसी चीजों को यूज करते हैं। अब उससे गवर्नमेंट का एक कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स तो मरता ही है, बल्कि
कई बार इलीगल एक्टिविटीज भी बढ़ती है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आपको लोअर करने की जरूरत है ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और जो प्रॉपर आपके सिस्टम है, इन सिस्टम्स में जैसे बैंकिंग सिस्टम्स है, इसमें लोग पार्टिसिपेट करें। इन एडिशन टू दिस वी हैव टू डाइवर्सिफाई। सिर्फ अमेरिका या यूरोप और आपके गल्फ नेशन नहीं, हमें बाकी एरियाज को भी खोजना चाहिए, जैसे अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप के बाकी देश। तो हमें बहुत ज़्यादा लाइक गल्फ कंट्रीज के ऊपर रिलायंट होने की जरूरत ना हो, वैसा हमारे को यहाँ पर करना होगा। एंड मोर ओवर इन एडिशन टू दिस, आपको याद रखना है हमेशा से ये जो इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रह रहा है, ये कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है, तो हमें यहां पर उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ओवरऑल आई विल नॉट से कि स्टडी इंक्रीज देखने को मिला है, कुछ पैटर्न आपका जिगजैग रहा है, कुछ एक टाइम ऐसा भी रहा है कि जब आपका 10% से नीचे भी गया है आपका रेमिटेंसेस, बट यस ओवरऑल अगर हम बात करें हमारा ग्लोबल शेयर मोर और लेस 10% के आसपास रहा है। So these are the things that you have to keep in mind in this particular article. Now let's talk about the next article that is related to red panda. अब रेड पांडा जो आर्टिकल है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी स्पीशीज है जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है एंड ये आपकी काफी शाई है, सॉलिटरी है एंड नॉक्टर्नल नेचर की है। मतलब आप ये मान के चलो कि ये एक ऐसी स्पीशीज है जो रात के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होती है। अब आप इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे फायर फॉक्स, लेजर पांडा, देन रेड कैट बियर। अब ये जो आपकी स्पीशीज है, एक जो पालतू बिल्ली होती है उससे बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं, बस ठीक ठाक बड़ी होती है। वैसे देखने में पांडा नहीं लगती है, बट यस पांडा जैसी है इसके फर फेदर की वजह से। एंड अगर हम देखें तो ये स्टेट एनिमल भी है सिक्किम का, तो इस वजह से भी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपको इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चाइना जैसे एरिया में देखने को मिलती है। इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में इसकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, दैट इज सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग वाले एरियाज में। तो अभी क्या हुआ है कि भाई रोटेडम से, उनकी जू से 2 मेल पांडा को हम वापस लेके आए हैं और इससे इंडिया की जो रेड पांडा की जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी वो इंप्रूव होगी, जो कि इनकी ब्रीडिंग के लिए हेल्प करेगी। अब रेड पांडा की 2 स्पीशीज होती है, एक हिमालयन और एक चाइनीज, जिनको अलग करते हैं यालुंग जोंगबो रिवर। तो मेजरली एक चाइना में आपको देखने को मिलती है स्पीशीज, एक इंडिया में देखने को मिलती है। अब यहां पर ये जनरली आपको डेसिडियस या कॉनिफॉरस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे एंड इनकी डाइट कार्निवोरस है। आप बैम्बू ज्यादातर इनकी मेन डाइट का पार्ट है, बट उसके अलावा फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड, एग और स्मॉल लिजर्ड्स को ये खा सकते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाए तो इंडेंजर्ड कैटेगरी जैसा बताया आपको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो शेड्यूल 1 है उसमें आते हैं। टाइगर जैसे ही इनको प्रोटेक्शन दी गई है एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। मतलब इनकी ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है साइट के अंडर, ओनली अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ही अलाउ किया जाता है। तो अब इसके थ्रेट्स की बात की जाए तो पेट्स के तौर पे, क्योंकि ये बहुत क्यूट से दिखते हैं, तो पेट्स के तौर पे यहाँ पर इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। इवन ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग या जो वुड कटिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, इनकी वजह से इनके हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है। हैबिटेट लॉस एक बड़ा प्रॉब्लम है इनके लिए। एंड मोर ओवर बेम्बू की जो लाइक आप ये कह सकते हो ग्रोथ है, वो डिक्लाइन होना, वो भी एक मेजर रीजन है जो कि इनकी पॉपुलेशन के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर कौन से मेजर एरियाज हैं इसके? नोरोरा वैली नेशनल पार्क एक मेजर एरिया है। इसके अलावा सिंगलीला नेशनल पार्क जो कि दार्जिलिंग में लोकेटेड है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे ये मिलते हैं आपको। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, दैट इज अभी कजाकिस्तान में एक एयरप्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में। तो देखिए यहां पर आपको इसकी लोकेशन जाननी बहुत जरूरी है। एक लैंडलॉक कंट्री है जो कैस्पियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। एक वाटर बॉडी अराल सी देखने को मिलती है, एक लेक बाल्केश यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये 3 मेजर आपको वाटर बॉडीज यहाँ पर देखने को मिलती है। एक रिवर है श्री दरिया जो ये आपकी फ्लो कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट एक वाटर बॉडी है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसकी कैपिटल सिटी है अस्ताना। एंड जनरली अगर आप इस एरिया को देखें, ज़्यादातर पार्ट आपका स्टेपी का है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा डेजर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं एंड साथ के साथ यहाँ पर आपको सेमी डेजर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। वैसे यहाँ पर आपकी अल्टाई माउंटेन, त्यांगशान माउंटेन्स और खान तंगरी माउंटेन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब
ये जो कंट्री है वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, इसको अगर हम देखें तो बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ, जो कि सेंट्रल एशिया में आपकी लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में यही कुछ इंफॉर्मेशन है जो याद रखनी है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो जाने से पहले लाइक बटन को जरूर से दबाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।